महादेव नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आज हमारे बीच फिर से अखंड भारतीय युवा पार्टी के अध्यक्ष राम प्रताप जी उपस्थित हैं। आज हम पुनः विचार करने वाले हैं वर्तमान के राजनीतिक माहौल पर। नमस्कार राम प्रताप जी। नमस्कार। नमस्कार राम प्रताप जी, बिहार के राजनीतिक मुद्दों पर आपका क्या विचार है? अभी का जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है बिहार में, शायद आप उसकी बात कर रहे हैं। जेडीयू का आरजेडी से गठबंधन जी और बीजेपी का फिर से संन्यास बोल सकते हैं। हाँ, संन्यास बोल सकते हैं। हाँ, संन्यास की तरफ उनको भेजा जा रहा है। कई सालों से गद्दी पे बैठे हुए थे, चिपके हुए थे एक दूसरे से। अब कई सालों बाद संन्यास मिला है बीजेपी का। ये तो होना ही था, क्योंकि जनता के लिए कोई भी पार्टी काम कर नहीं रही है। वो जदयू हो या आरजेडी हो या बीजेपी हो। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि आरजेडी के बनिस्पत जो है, बीजेपी और जदयू की सरकार जो है अच्छी थी और अच्छा काम किया, लेकिन ग्राउंड स्तर पे आप जाएंगे बिहार में देखेंगे कि उद्योग का कहीं पता नहीं है। बेरोजगारी भरमार है, कोई रोजगार की संभावना कहीं नजर नहीं आती। और कहीं से भी वहाँ के किसी भी पार्टी, जो भी पार्टियां हैं वहाँ पे, बीजेपी सक्रिय है, कांग्रेस है, आरजेडी, जातीय विशेष होने के वजह से लोग सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन इनके पास कोई फॉर्मेट नहीं है जो ग्राउंड पे जनता को ये मतलब विकास के धारा में ला सके, उनके लिए रोजगार उपलब्ध करा सके, समुचित चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध करा सके। इसकी व्यवस्था मुझे दूर दूर तक किसी भी पार्टी के पास नजर नहीं आती। मतलब कोरी घोषणाएं हैं इन लोगों की। हाँ, ये भी बोल सकते हैं कि इसके साथ फिर से जंगल राज की शुरुआत हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिसका परिणाम विगत 2-3 दिनों में आपको देखने को मिल गया है। कई जगह हत्या हुई, दिन दहाड़े लूट हुई। मतलब आपका कहना है कि बिहार में फिर से जंगल राज शुरू हो चुका है? हाँ, और नीतीश जी अपने महत्वाकांक्षा के चक्कर में, अच्छा, आप ये बोल सकते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के लोक लुभावन मतलब महत्वाकांक्षा के चक्कर में बिहार को फिर से एक बार जंगल राज के तरफ ढकेल दिया उन्होंने, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहां तक जो भी है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी और जदयू की सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही थी। उनमें सिर्फ इतना ही फर्क था कि इनका अनमैनेज लूट था आरजेडी का। आरजेडी के राज में, कांग्रेस के राज में अनमैनेज लूट था, और जदयू और बीजेपी के राज में मैनेज लूट था। बस इतना ही फर्क है, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, जनता का एक और सवाल है। नीतीश के पाला बदलने से 2024 चुनाव में केंद्र पर क्या असर पड़ने वाला है? नीतीश कुमार के पाला बदलने से केंद्र के चुनाव में 2024 में आप बोल रहे हैं, फर्क तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। लेकिन जनता भी समझती है। आपको क्या लगता है कि ये सारी पार्टियां जो छोटी छोटी घटक दल हैं वो नीतीश कुमार को अपना नेता मान लेंगी? नहीं, मुझे एक चीज और भी बोलना था, और पब्लिक से भी मुझे एक बात पूछना था मुझे कि देखिए, जब नीतीश कुमार जी 15-20 साल लगभग हो गया बिहार में उनका सत्ता संभाले हुए, तो जब बिहार का विकास नहीं कर पाए तो केंद्र के लिए क्या करेंगे? उनका जनाधार है कहाँ और किया क्या है उन्होंने? बिहार में रोजगार पैदा कर दिया है, शिक्षा प्रणाली सही कर दी है। कुछ साल बीच में आरजेडी के साथ में भी सरकार बनाए थे, उस बीच में भी तो कुछ नहीं कर पाए। हमारा कहना है कि बिहार में आप लगभग 17-18 साल रहे। 17-18 साल में आरजेडी ने नहीं किया, मैं मानता हूँ। वो तो करेंगे भी नहीं, उनसे होने वाली चीजें नहीं है।
क्योंकि उनके थॉट में विकास है ही नहीं, लूट के सिवा और कुछ नहीं है। और इनका जो है, इन्होंने भी क्या किया है पहले बताइए ना। वो रोड और पुल जो आज बनते हैं और कल रिपेयरिंग चालू हो जाती है, उसको विकास बोल रहे हैं। शिक्षा प्रणाली सुधारी है क्या उन्होंने? रोजगार दिया है क्या लोगों को? नहीं। चिकित्सा प्रणाली सुधारी है क्या? वो खिचड़ी और आंगनबाड़ी, आशा, नरेगा, ये जो सेंट्रल का स्कीम है या स्टेट के द्वारा संचालित है, वो जो चीजें हैं, जी। तो उसको आप विकास बोलते हैं क्या? उससे लोग शिक्षित हो जाएंगे, उससे नहीं। लोगों का इलाज हो जाएगा? तो ये तो विडंबना है कि हमारा सिस्टम बोलता है कि भाई संख्या बल जिसके साथ है तो कोई भी बन सकता है। तो अभी उनके साथ है तो अभी है भाई। और एक क्वेश्चन और है, मेरा भी है और पब्लिक की तरफ से भी है। देखिए, अभी बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके मतलब अपना रोटी सेक रही, राजनीतिक रोटी सेक रही, ठीक है नहीं, ऐसा लोग भी कहता है, ठीक है। तो एक बताइए कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर आपका क्या राय है? देखिए, हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है, उसको हिंदू मुस्लिम के बजाय हमारे देश हित में क्या होगा। देखिए, देश हित में है जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। जबकि 8 साल सत्ता में आए हुए हो गए, तब अभी तक आप 8 साल से पूर्ण बहुमत के साथ में बहुमत में है, अभी तक आपने क्यों नहीं किया? हमारे देश में कोई भी कानून बने, उसको धरातल पर लागू किया जाए, इसके लिए आपने क्या किया? इसकी जरूरत है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा, हाँ। 1 मिनट। देखिए, जैसे बीजेपी 300 कश्मीर में 370 धारा जो था, नहीं वो अच्छा पूरी बात सुनिए। बिल्कुल। 370 धारा हटाया उसने, बिल्कुल। किसी से नहीं पूछा उन्होंने। क्या पीडीपी के जो नेता थे उनसे भी नहीं पूछा, नहीं देश में किसी और से पूछा। उनको लगा कि ये चीज हटना चाहिए, उनका मैनिफेस्टो में ये चीज था, तो चुपके से लागू कर दिया उन्होंने। और आज वो हट गया तो हट गया। जब मान लीजिए और भी जो भी उनको लाना है, जनसंख्या के ऊपर जो कानून लाना है या और भी मुद्दों पर कानून लाना है, इसके लिए चर्चा करने की क्या जरूरत है कि ना? सीधा आप सत्ता में है, आपको लग रहा है, आप लाइए ना, आप लाइए, स्ट्रिक्टली ग्राउंड पे लागू कीजिए ना, देश हित में है वो। बिल्कुल। और बीजेपी का सबसे बड़ा अभी का दौर, जो कोरोना के बाद जो दौर चल रहा है जी, पूंजीपतियों का नोटबंदी के बाद कर्ज माफी और आम जनता पे टैक्स और जीएसटी का भार लादना, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लागू करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बता रहा है कि उनकी मानसिकता जो है आम जनता के लिए नहीं है। ये बहुत गलत स्टेप है उनका और ये उनको बर्बाद करके रहेगा। ये मैं आज बोल रहा हूँ, यहाँ से जो खाद्य पदार्थों पे इन्होंने जीएसटी लगाई है और जो बढ़ती हुई महंगाई है जी। और ये पूंजीपतियों के प्रति उनका मोह है जी, वो उनको मतलब पतन की तरफ ले जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए, ये उनका पतन का सबसे बड़ा कारण होगा। कि खैर कांग्रेस भी वही काम करती थी, अब बीजेपी भी वही काम कर रही है। बिल्कुल। तो बस जनता तो बस जब तो वॉच कर रही है, वो तीसरा जो है वो विकल्प ढूंढ रही है। ऐसे जनता को तीसरा विकल्प नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी को बिहार में हो या केंद्र में भी, क्योंकि अखंड भारतीय युवा पार्टी जो है एक अच्छा विकल्प बन सकता है। क्योंकि हमारी सोच जो है वो पूंजीपतियों के लिए नहीं, आम जनता के लिए। क्योंकि सबके लिए आम जनता या पूंजीपति के सबके लिए, ना जाति, ना क्षेत्र, ना भाषा, जी बिल्कुल, मानवता के आधार पर, देश के आधार पर जो सिस्टम होनी चाहिए वो होनी चाहिए। हमारे देश के विरुद्ध जो लोग झंडा उठाते हैं उनकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए, उनको देश निकाला होनी चाहिए। ऐसा मैं कई बार नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को बहुत पहले ही ट्वीट कर चुका हूं कि सर आप बहुमत में तो एक रूल लाइए ना। बिल्कुल, हम देशद्रोहियों को अपने घर में पाल कर उनके साथ हाथापाई करते रहे, क्यों करेंगे? म्यांमार जब रोहिंग्या को निकाल सकता है तो हम देशद्रोहियों को क्यों नहीं निकाल सकते? जाते जाते एक लास्ट सवाल, हर घर तिरंगा पर आपका क्या राय है? ये तो बहुत पहले होनी चाहिए थी हमारे समझ से, कि हर घर के सामने
365 दिन तिरंगा होना चाहिए, इसमें भी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। वो तो 2-3 दिन की बातें कर रहे हैं। मैं बोलूंगा कि हर घर को, हर व्यक्ति को, गाड़ी हो, साइकिल हो, ठेला हो, जो भी हो, उसमें तिरंगा लगा रहे तो कितना खूबसूरत नजारा होगा। बहुत बहुत प्यारा, हाँ। इसमें कहने की और बात नहीं है। वो मेरा पसंद है। जी, वो मतलब तिरंगा से हर हिंदुस्तानी को प्यार है। बिल्कुल, इसमें कोई होना भी चाहिए। अगर आप बहुत अपने अच्छा आप किया को है। हिंदुस्तानी समझ रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें मतलब इसमें कोई दो राय सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब ये 3 दिन के लिए बोल रहे हैं, 13 से 15। मैं तो बोलूंगा कि सालों भर के लिए अलाउ कर देना चाहिए कि जो जहां चाहे अपना तिरंगा लगा सकता है, बिल्कुल। और लगाए रहना चाहिए, ताकि सबको उससे लगाव भी हो, फीलिंग भी आए, और वो जरूरी है। अगर किसी को आपत्ति है तो वो देशद्रोही है, इसमें भी मैं कहने से गुरेज नहीं करूंगा। अगर तिरंगा का कोई रूप देखा गया है, मैं मीडिया में ही देख रहा था कि कोई लोग चांद लगा दिए तिरंगा पर। ये लोग मतलब अपना नहीं, इन पे कार्रवाई करने की, तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। ये बिल्कुल गलत है कि कोई भी व्यक्ति हमारे तिरंगा का दूसरा रूप हमारे देश में फहराए। ये देशद्रोही का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। देश के खिलाफ किसी तरह का कोई आदमी षड्यंत्र कर रहा है, या तिरंगा बिल्कुल हो, या फिर किसी तरह का जो जिससे देश को हानि होने वाला है, बिल्कुल, तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और सेंट्रल की बात आप बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करूंगा कि सेंट्रल में जो अभी का जो उठापटक चल रहा है, उसमें देखिए हमारे देश के पास अभी बीजेपी को छोड़कर दूसरा विकल्प दिख नहीं रहा है हमारे समझ से। और दूसरा जो विकल्प बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो चोर मौसेरे भाई वाले हो गए, बात हो गया। एक्चुअली ये भी चोरी है, उसमें हम इनका साथ नहीं दे रहे कि हम इनका समर्थन कर रहे हैं, चाहे आप हो। तो ये इन लोग के पास कोई बेसिक फॉर्मेट नहीं है डेवलपमेंट का। और आने वाले समय में मुझे जहां तक लग रहा है कि हो सकती है कि 2024 में त्रिशंकु सरकार बने। ये हमारी भविष्यवाणी बहुत पहले मैं ये रीड कर रहा था कि मतलब 2024 में भी हो सकता है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, नहीं तो त्रिशंकु सरकार बनने की संभावना है। और पार्टी हाँ मतलब समर्थक की जरूरत पड़ेगा, होगा क्योंकि और किसी तरह सरकार बनेगी और वो सरकार चलेगी नहीं, ये हमारी मतलब अपनी हमारा सिक्स सेंस बोलता है, और वो बीच में गिरेगी और फिर से पुनर्मतदान होगा, ऐसा मुझे फील होता है। ये हमारी मतलब क्या मालूम, ये मुझे बहुत दिनों से, आज नहीं, चलिए 8-10 साल पहले से मुझे आपकी बात है, मतलब हमारे दिमाग में रिकॉर्ड हो चुका है। और अब आगे देखते हैं आपका बात पे कितना सच्चाई है कि नहीं। देखिए अभी क्या होता है, कहना मुश्किल है। तो अभी आप सुन रहे थे अखंड भारतीय युवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रताप जी को। इसी तरह फिर से हम नए मुद्दों के साथ में एक बार फिर से उपस्थित होंगे। जैसे जैसे नए मुद्दे आएंगे, अभी राम प्रताप जी के साथ में फिर से एक बार हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त पे सारे देशवासियों को, पूरे वर्ल्ड को अखंड भारतीय युवा पार्टी की तरफ से शुभकामना है। और जोर शोर से मनाइए, तिरंगा लहराइए, 3 दिन नहीं 365 दिन फहराइए। और ये हमारा मतलब गर्व की बात है हमारे लिए, तिरंगा को लेकर चलना। मैं तो चाहता हूं कि हर सीने पर तिरंगा का छाप हो, और ये होना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम किया है इन लोगों ने, और मैं इसको लेकर बहुत खुश हूँ। और मैं चाहूंगा कि 365 दिन हो, हर लोगों के सीने पर तिरंगा हो। जय हिंद, जय भारत।